इसका लेक्चर नंबर 16 है, 17। आज डेट क्या 18। अच्छा, अब जो मैंने आपको चीज़ें यानी कि जो शुरू वाला हिस्सा था, ठीक है, उससे जो पहले की चीज़ें थी वो पढ़ा दी, ठीक है। अब हम वो जहाँ पे हमने छोड़ा था ना, उससे आगे जो है वो हम स्टडी करना जो है वो शुरू करेंगे। तो इसके अंदर जो है हमने स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये वाली चीज़ें जो हैं इनको स्टडी किया था, ठीक है। तो अब उनकी जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है या स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, इनकी होती हैं रेट इक्वेशंस। वो रेट इक्वेशंस जो हैं वो हमने राइट डाउन करके जो है वो देखनी है, यानी कि उनको कैलकुलेट करके जो है वो देखना है उन रेट इक्वेशंस को। तो इसमें पहले नंबर पर जो है वो हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और उसकी रेट इक्वेशन जो है। स्पॉन्टेनियस एमिशन and its rate equation। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो हम पहले ऑलरेडी जो है वो इसको देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये जो तीनों हैं जिसमें अब्जॉर्प्शन भी आती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन भी आता है और स्टिमुलेटेड एमिशन भी आता है, जिनकी हम रेट इक्वेशंस जो हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये सारे जो हैं इसको पहले डिस्कस करने से पहले इसमें होता है आइंस्टाइन प्रेडिक्शन। आइंस्टाइन की जो प्रेडिक्शन है, ठीक है। और ये अब आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन जो है ये किसके लिए थी? ऑफ एडिशनल एमिशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले ज़रा थोड़ा सा हमें इसका पता जो है वो होना चाहिए। तो 1917 के अंदर आइंस्टाइन ने इन 1917 में उसने प्रेडिक्ट किया कि देयर इज मस्ट बी एडिशनल एमिशन प्रोसेस टू स्टैब्लिश थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। उसने कहा कि जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है उसको स्टार्ट करने के लिए एक एडिशनल प्रोसेस की ज़रूरत जो है वो आपको पड़ेगी। हमने थर्मल इक्विलिब्रियम पीछे पढ़ा है लास्ट टाइम, और उसके अंदर हमने यही पढ़ा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर ही आप क्या कर सकते हैं, लेजिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में लेजिंग को स्टार्ट करना है तो आइंस्टाइन ने इसके अंदर ये प्रेडिक्शन की कि वहाँ पर आपको एक एडिशनल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने 1917 में प्रिडिक्टेड, उसने प्रेडिक्ट किया दैट देयर मस्ट बी, कि यहाँ पर हर सूरत में एडिशनल एमिशन प्रोसेस है, ठीक है जी। एक एडिशनल एमिशन का प्रोसेस है टू एस्टैब्लिश
establish thermodynamic equilibrium. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो एटम्स हैं ये मूव करते हैं एक्साइटेड स्टेट को अंडर द एक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि जब आप एटम्स के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो एटम्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल से उठकर हायर स्टेट के अंदर चले जाते हैं। अब इस स्टेज में जब ये एटम पहुँचते हैं तो हम कहते हैं कि एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड हैं और ग्राउंड स्टेट जो है उसके अंदर कोई एटम्स नहीं है। यानी कि एटम जब आपने उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया तो उस लाइट ने क्या किया, उन एटम्स को ट्रिगर किया और एटम्स जो हैं वो निचले लेवल से उठकर ऊपर वाले लेवल में चले गए। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि यानी कि जब आपने उस लेवल एनर्जी स्टेट के अंदर एटम्स के ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया तो इसका मतलब है कि जब आपने लाइट को इंसिडेंट किया तो सारे एटम्स उठकर एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं और ग्राउंड लेवल के अंदर कोई एटम नहीं बचा। यानी कि सारी एक्साइट हो गए उस लाइट के इंसिडेंट करने से। तो द एटम्स मूव टू द एक्साइटेड स्टेट। एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे under the action of इंसिडेंट लाइट। जब आप उनके ऊपर इंसिडेंट लाइट को शाइन करेंगे, a stage may be reached, इस सूरत में एक स्टेज जो है वो आपके आसपास आ जाएगी कि जिसमें सारे एटम्स हैं, when all atoms are excited, कि सारे एटम्स एक्साइट हो जाएंगे और कोई एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है वो नहीं रहेगा। एंड ग्राउंड स्टेट has no atoms at all, और ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई एटम्स जो हैं वो आपके पास नहीं रहेंगे। अब आइंस्टाइन ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि एक एडिशनल एमिशन मैकेनिज्म है, ठीक है, एक एडिशनल है मैकेनिज्म है कि जिसके ज़रिए एक्साइटेड एटम्स जो हैं वो ट्रांजिशन करते हैं डाउनवर्ड। अब आपने जब उनको अपवर्ड ट्रांजिशन करवाई है तो क्या किया है, आपने उन एटम्स को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की है, ठीक है, एनर्जी दी है। किस फॉर्म में दी है, किसी फॉर्म में भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाइट एनर्जी की बात की है। आपने उनको लाइट एनर्जी दी, लाइट एनर्जी लेके वो अब ऊपर चले गए। अब यहाँ पर आइंस्टाइन ये कह रहा है कि ये एटम ऊपर जाने के बाद नीचे भी आएंगे। उसने प्रेडिक्ट किया इस चीज़ को कि ऊपर जाने के बाद ये नीचे भी आएंगे, और उस प्रोसेस को उसने डिस्क्राइब किया कि ये क्यों ऊपर जाने के बाद नीचे आएंगे। हमें पता है कि ऊपर जब जाते हैं तो 10⁻³ सेकंड तक वो मैक्सिमम स्टे करते हैं, उसके बाद उन्होंने नीचे जो है, तो उसने कहा कि यहाँ पर एक एडिशनल प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो अभी हम कोई, यानी कि जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम्स हैं तो एक्साइटेड स्टेट में तो हम अभी उनको फिलहाल कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दे के ट्रिगर नहीं कर रहे कि उसको धक्का लगाएं और धक्का लगा के ट्रिगर करके उसको नीचे की तरफ लेके जाएं, लेकिन वो खुद ब खुद ही नीचे की तरफ आ रहा है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि यहाँ पर एक एडिशनल प्रोसेस जो है वो हो रहा है कि ये एटम्स जो हैं ये फॉल डाउन कर जाते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में, और एक्सेस एनर्जी जो रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स रिलीज। सारी बात, आप जब ऊपर वाले लेवल से निचले लेवल के अंदर आएंगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो दो लेवल्स के दरमियान में जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर उसकी एनर्जी कुछ और थी, जब ऊपर से नीचे आया तो उसकी एनर्जी और डिफरेंस, अब ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी उन एटम्स के अंदर से इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स निकल जाएगा, ठीक है। तो आइंस्टाइन
सजेस्टेड। अब आइंस्टाइन ने यहाँ पर ये सजेस्ट किया कि दैट देयर इज एन एडिशनल मैकेनिज्म, तो यहाँ पर एक एडिशनल मैकेनिज्म है बाय विच एटम्स, कि जिसके ज़रिए जो एटम्स हैं लिख लें, बाय विच एक्साइटेड एटम्स कैन मेक डाउनवर्ड ट्रांजिशन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांजिशन जो है वो कहा जाते हैं। इट इज प्रेडिक्टेड दैट द एटम्स, तो यहां पर ये प्रेडिक्ट किया गया कि जो एटम्स हैं excited atoms fall to lower energy state, और ये फॉल कर जाते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में। और जो एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। Excess energy released in the form of photons, और एक्सेस यानी कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी, या जो ज़्यादा एनर्जी बच गई है वो फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पर 3 प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, इस एडिशनल एमिशन फिनोमेना के अंदर, ठीक है। देयर आर 3 प्रोसेसेस involved in additional emission phenomenon, called, नंबर 1 पे आ जाता है अब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे स्पॉन्टेनियस एमिशन, और नंबर 3 पे स्टिमुलेटेड एमिशन। ये 3 प्रोसेसेस जो हैं ये आपके पास जो है वो आ जाते हैं। अब हमने ये जो 3 प्रोसेसेस हैं इनको हमने पहले तो वैसे स्टडी कर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इनकी ज़रा जो है वो आप देखेंगे, इनकी रेट इक्वेशंस हैं वो हमने कैलकुलेट करके देखनी है, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा था पहले नंबर पे, आप स्पॉन्टेनियस की जगह कर लें अब्जॉर्प्शन का केस, फिर उसके बाद देखते हैं स्टिमुलेटेड को। अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन
एंड इट्स रेट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसको देखेंगे। अब वो प्रोसेस अब्जॉर्प्शन का क्या है, वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो पॉपुलेशन है एटम्स की ग्राउंड स्टेट के अंदर, वो ऑब्जॉर्व करती है एनर्जी को, और एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद कहाँ से एनर्जी ऑब्जॉर्व करती है, इंसिडेंट फोटॉन से। उस एनर्जी को इंसिडेंट फोटॉन से ऑब्जॉर्व करती है और जंप कर जाती है किसमें, हायर एनर्जी स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये मिटा दूं, the process in which the population of atoms, अब वो प्रोसेस जिसमें अंदर पॉपुलेशन है एटम्स की इन द ग्राउंड स्टेट absorbs energy of incident photons, जो कि एनर्जी ऑब्जॉर्व करती है किसकी, इंसिडेंट फोटॉन्स की, और वो एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन्स की ऑब्जॉर्व करके एंड जंप इनटू द हायर एनर्जी स्टेट, और हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जंप कर जाते हैं, यानी कि निचले लेवल से उठकर ऊपर वाले लेवल में चले जाते हैं। इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इसको हम कहते हैं कि दैट इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। उसने रेडिएशन को ऑब्जॉर्व किया, यानी कि फोटॉन्स को ऑब्जॉर्व किया और निचले लेवल से उठ के ऊपर वाले एनर्जी लेकर ऊपर चला गया। तो अब हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 2 लेवल सिस्टम है। कंसिडर ए 2 लेवल सिस्टम। हमारे पास एक 2 लेवल सिस्टम है, यानी कि जिसके 2 लेवल्स हैं, हैविंग एनर्जी स्टेट्स E1 एंड E2, जिसके पास एनर्जी स्टेट्स E1 और E2 हैं। ये 2 एनर्जी स्टेट्स हैं। तो जो पॉपुलेशन है एटम्स की वो N1 और N2 होगी इन दी स्टेट्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इज N1 एंड N2। पॉपुलेशन जो है वो N1 और N2 होगी in these states at thermal equilibrium। थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम फिर ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्टेट E1 है वो ग्राउंड स्टेट है या लोअर एनर्जी लेवल है। द एनर्जी स्टेट E1 is the ग्राउंड स्टेट, यानी कि वो निचली स्टेट है और लोवेस्ट एनर्जी लेवल।
या लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, सबसे निचले वाला लेवल है। अब E2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट है और उसको हम कहेंगे हाई एनर्जी लेवल। द E2 इज द एक्साइटेड स्टेट और हायर एनर्जी लेवल। तो वो हायर एनर्जी लेवल है। अब हम ज़रा इसकी जो है वो फिगर बनाते हैं। अगर आप देखें कि अगर ये एनर्जी है, दिस इज एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी आप दे रहे हैं और यहाँ पर ये एक लेवल हमारे पास E2 है और ये एक लेवल E1 है, ठीक है। ये आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट है, ये आपके पास हायर एनर्जी स्टेट है। तो इधर अगर एक एटम है और इसके ऊपर आके एक फोटॉन हिट करता है तो ये उस फोटॉन को ऑब्जर्व करेगा और फोटॉन को ऑब्जर्व करने के बाद ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ये क्या, ये लोअर एनर्जी स्टेट है और ये हायर एनर्जी स्टेट है। तो ये यहां से ऊपर गया किस वक्त, ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन। इसको आप कह लें फिगर 1A, अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। ये आपके पास एक अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। अब जो एटम्स हैं लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर, वो खुद ब खुद तो ट्रांजिशन नहीं कर सकते हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। तो अब्जॉर्प्शन एनर्जी सिर्फ उस वक्त अकर करती है जब कोई फोटॉन जिसकी एनर्जी h हो वो इंसिडेंट हो एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एटम के ऊपर, तो वो उसको निचले लेवल से लेकर ऊपर वाले लेवल में लेके जाता है। तो द एटम्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट कैन नॉट मेक ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन नहीं करते इनटू हायर एनर्जी स्टेट बाय इटसेल्फ, खुद से नहीं करेंगे, कुछ ट्रिगरिंग आपको चाहिए। द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन अकर्स ओनली, सिर्फ उस वक्त अकर करता है इफ द एनर्जी h nu of incident photon is given as, अब वो एनर्जी क्या होगी, h nu E2 माइनस E1।
इतनी एनर्जी होगी तो फिर वो नीचे से होकर ऊपर जाएगा, यानी कि इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी होगी तो तब ही वो ऑब्जॉर्व होगा और नीचे से उठकर ऊपर चला जाएगा। तो जो इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, द इंड्यूस्ड absorption or stimulated absorption process, और जो stimulated absorption process है, दोनों ही जो है is given as, उनको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि A प्लस एच न्यू ए स्टार का मतलब है कि ये एक्साइटेड है, ए एक्साइटेड नहीं है, एनर्जी ली उसने और वो ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। ठीक है जी, अब हमने इसकी लिखनी है रेट इक्वेशन इस सारे प्रोसेस की, जिसको आपने क्या कहा है, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो इसकी रेट इक्वेशन आप देखें कि रेट इक्वेशन जो है अब्जॉर्प्शन प्रोसेस की, कंसिडर करें कि N1 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट वॉल्यूम इन ग्राउंड स्टेट। N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द ग्राउंड स्टेट। N1 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर E1 में। ठीक है, अब यहां पर N1 जो है ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, N1 दैट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी is known as population of atoms। इस N1 को हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन ऑफ एटम्स है, यानी कि जो आबादी एटम्स की N1 स्टेट के अंदर है, इन E1 स्टेट, E1 स्टेट के अंदर। अब जो इंसिडेंट एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, रो ऑफ म्यू, ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपके पास इंसिडेंट एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, एनर्जी डेंसिटी का, इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, यानी कि उन फोटॉन्स की एनर्जी डेंसिटी जो आप उसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। जो पॉपुलेशन है N2, ये है पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन स्टेट E2 increases
ड्यूरिंग द अब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो ये इंक्रीज हो जाता है N2, क्योंकि निचले लेवल से उठकर एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ऊपर वाले लेवल में चले जाते हैं। इसको ये जो हमने फिगर बनाई थी, इसको फिगर 1A का नाम दिया था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और फिगर बनाता हूँ। ये जो सिस्टम हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया इस रेट इक्वेशन के लिए, ये N2 लेवल है, ये E2 लेवल है, ये N1 लेवल है, ये E1 लेवल है। अब यहाँ से इधर जाता है उठ के एटम, ये एटम्स पड़े हुए हैं, और एक फोटान या फोटान जो हैं वो आप इंसिडेंट करते हैं। ये क्या है, इंसिडेंट फोटान। तो ये हमारे पास आ गई फिगर, इसको हमने कहा था 1A, फिगर 1B। ये बेसिकली क्या बता रही है, बिफोर अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन से पहले फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट। यानी कि अभी एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में है, उससे पहले ये आपके पास आएगा, ये हिट करेगा और इसको नीचे से ऊपर लेके जाएगा। अब इसी के साथ हम दूसरी फिगर बनाते हैं कि आफ्टर अब्जॉर्प्शन क्या होगा। आफ्टर अब्जॉर्प्शन जो है, अब यहां पर मैंने 1 2 3 4 लिखे। अब 1 2 3, अब इनमें से एक उठकर ऊपर चला गया, N2 E2 N1 E1। अब एक जो है यहां पर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा और एक्साइटेड स्टेट में चला है, जिसकी वजह से एक एटम यहां से उठकर एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो चला गया। तो ये आफ्टर अब्जॉर्प्शन है, इसको कहना है फिगर 1C, आफ्टर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के बाद जब वो ऑब्जॉर्व करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपने निचले लेवल से उठकर ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा। अब जो रेट ऑफ इंक्रीज है एटम्स का, the rate of increase of population of atoms in state E2। अब जो रेट अब यानी कि जो इंक्रीज हो रहा है अब्जॉर्प्शन के बाद, इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन N1। ये पॉपुलेशन N1 जो है उसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो निचला लेवल के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनल ये पॉपुलेशन है। N1 जो है ये किस में है, इन लोअर एनर्जी स्टेट।
लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर, एंड एनर्जी डेंसिटी रो ऑफ म्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अब जो एनर्जी डेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन की रो ऑफ न्यू, ये क्या होगी आपके पास dN2/dt absorption डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ऑफ म्यू N1, ये इसके बराबर होगी। अब यहां से अगर मैं जो है इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा dN2/dt दैट इज इक्वल टू, यहां पर किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवा दें, B12 रो ऑफ न्यू N1। बल्कि एक मिनट, इसको जो ना लिखे, अच्छा इसको जो ये वाला है ना, ये वाला, इसको मैं कह देता हूं कि दैट इज RAB, ठीक है, इसको RAB कहता हूं। अब इसको लिखें RAB, आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो B12 N1 रो ऑफ न्यू, इसको क्या दे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये पॉजिटिव के साइन के साथ आ रही है, ठीक है। अब पॉजिटिव के साइन का मतलब ये है कि इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन एक्साइटेड स्टेट। पॉजिटिव का शो कर रहा है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो यहाँ पर B12 है ये प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से आया है, ठीक है। इसको मैंने क्या कह दिया, RAB, बाकी वही सारी इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन। तो जो इसके अंदर है, इस इक्वेशन नंबर का पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट इसका कंक्लूजन जो है वो ये है कि द पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स, पॉजिटिव साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। दूसरे नंबर पर B12 जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। B12 इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कॉल्ड आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, जिसको हम कहते हैं कि ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है रिलेटेड टू अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जो कि अब्जॉर्प्शन प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, तीसरा
B12 बेसिकली क्या है, ये कांस्टेंट जो है ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है, अब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी है कि कितनी अब्जॉर्प्शन हो रही है। B12 represents the probability of absorption of radiation। तो ये बेसिकली अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो ये पहली हमारे पास रेट इक्वेशन जो है हमने निकाल ली, ये हमने पीछे भी निकाली थी, ठीक है ना, लेकिन वो उसमें मैंने आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स का जिक्र नहीं किया था, मैंने क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में उसको, जब वहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ाया था तो क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में जिक्र किया था। अब इसका यहाँ पर ये जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि हमने यही जो कोएफिशिएंट्स इसके अंदर आएंगे, ये B12 आया है, आगे स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आएगा, फिर उससे आगे स्पॉन्टेनियस के लिए आएगा, तो इनको कहते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स। ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स फिर हमने कैलकुलेट भी करने हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बड़ा पेपर के अंदर कि आप आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स जो हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर के आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको कैलकुलेट करके दिखाएं। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं पर एंड करता हूँ लेक्चर को, फिर नेक्स्ट जो है वो मैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए रेट इक्वेशन जो है उसको कैलकुलेट करूँगा।